आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। छात्रों, दीपावली की छुट्टियां तो बीत चुकी हैं और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लुत्फ़ उठाए होंगे, त्यौहार का एंजॉय किए होंगे अच्छे से। तो हमारे लिए त्यौहार भी ज़रूरी हैं और उनके साथ साथ जो है वो हमारी पढ़ाई और हमारा कैरियर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो त्यौहार के बीत जाने के बाद हम पुनः अपने कैरियर पे फोकस करें और अपनी पढ़ाई पर जो है वो पुनः लग जाएं। छात्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय द्वारा हमारी जो एग्ज़ाम्स डेट हैं, परीक्षा की तिथियां हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम की तिथियां हैं, वो घोषित कर दी गई हैं। तो हमारे एग्ज़ाम्स लगभग 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल नहीं घोषित हुआ है, तो हमारा एग्ज़ाम्स मतलब आगे पीछे भी, लेकिन 21 नवंबर से उसकी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास समय भी बहुत कम है और तो पुनः हम अपनी तैयारी में फिर से लग जाएं, ये मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब पुनः जो है अपने पढ़ाई पे फोकस करिए और हम जल्दी से अपने सिलेबस को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी जो है वो नॉर्मल क्लासेस तो चलेंगी ही, इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स की मैराथन क्लासेस भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे और आपकी कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछेंगे। तो सारे सब्जेक्ट की मैराथन क्लास हम चलाएंगे। ठीक है, आप सभी जो है वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और इसको पढ़ें। ठीक है, चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। आज मैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ाऊँगा। उनका जो सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि बगीचों के लगाने के क्या सिद्धांत हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चर्ड मैनेज ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि नए बगीचों के स्थापन के क्या सिद्धांत होते हैं। नए बगीचों को जब हम लगाते हैं तो उसके कौन कौन से मेजर प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, विधियाँ, ये सारी चीज़ों पे हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि नए बगीचों को लगाने के क्या सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो नए बगीचे में क्या था, मोस्टली फलोद्यान। ठीक है, हम नया ऑर्चर्ड कौन सा लगाते हैं, नए बगीचे मोस्टली फलोद्यान को लगाते हैं। ठीक है, तो फलोद्यान पेड़ों या झाड़ियों का जानबूझकर किया गया रोपण है जिसका रख रखाव खाद्य उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो फलोद्यान होते हैं वो हम फूड प्रोडक्शन के लिए, फ्रूट प्रोडक्शन के लिए करते हैं। और क्योंकि वो फ्रूट्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, फल जो है वो फलों के अंदर कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होती हैं जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करती हैं, इसीलिए हम फलों को उगाते हैं। ठीक है, तो फल हमारे खाद्य पदार्थ में, ठीक है, हमारे फूड मटेरियल में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है फलों का। और पोषण के दृष्टिकोण से, औषधीय दृष्टिकोण से भी फलों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारी डाइट में। ठीक है, तो वो इस प्रकार से इसी उपभोग की दृष्टिकोण से हम फलोद्यान की खेती जो है वो करते हैं, फलों को हम लगाते हैं। जहाँ पर फलों को हम ज़्यादा संख्या में लगाते हैं उसे फलोद्यान कहते हैं। ठीक है, हाई डेंसिटी ऑफ प्लांट, ठीक है, इस दोनों जो है फ्रूट ऑर्चर्ड। ठीक है, जहाँ पर हम फल की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पर हम कई सारे पेड़ पौधे लगाते हैं उसे हम क्या करते हैं, फलोद्यान कहते हैं, ऑर्चर्ड कहते हैं, फ्रूट ऑर्चर्ड के नाम से जानते हैं। तो फ्रूट ऑर्चर्ड क्या होता है, लोकेशन एंड, सबसे पहला जो है बाग का स्थान। ठीक है, हम जो है वो सबसे पहली चीज़ें क्या देते हैं, नए बाग को हम जब बाग को लगाते हैं, ठीक है, फल वाले उद्यान को हम जब बाग को लगाते हैं तो कई सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा होता है टॉपिक वो होता है फलोद्यान यानी बाग लगाने का स्थान। ठीक है, लोकेशन ऑफ ऑर्चर्ड। ठीक है, आपका जो लोकेशन क्या है ऑर्चर्ड का, जहाँ पर आप बाग लगाते हैं, क्योंकि उससे कई सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। आप जिस स्थान पे बाग लगा रहे हैं वो किस प्रकार का स्थान है, वहाँ पर यातायात के क्या साधन हैं। ठीक है, क्योंकि
फलों को ले जाने के लिए, तोड़ाई के पश्चात ले जाने के लिए, और कई सारी जो है वो खाद वगैरह, कई सारी सामग्री फलोद्यान में आने के लिए हमको यातायात की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। रोड अच्छी होनी चाहिए जहाँ पर हम यातायात मतलब साधन को ले आने जाने की व्यवस्था हो, ठीक है। तो कई सारी की उसकी स्थलाकृति होनी चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए। तो उसकी क्या लोकेशन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब लोकेशन में बात आती है कि उसका मिट्टी की स्थलाकृति कैसी, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, जहाँ पर हम नए बाग को लगा रहे हैं वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है। अगर ज़मीन जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, या मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्र है, तो हम स्थान का चयन करते हैं, ठीक है। हम किस प्रकार के बाग लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाग जो है वो बाग को लगाने के पश्चात प्रॉपर इसमें मेंटेनेंस करना होगा, सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। तो इन सब को देखते हुए हम बिल्कुल लेवल ज़मीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र के फलों का चयन किया जाता है, मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र के हिसाब से फलों का चयन जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो उसकी स्थलाकृति के हिसाब से, उसकी बनावट के हिसाब से, हम मिट्टी की बनावट के हिसाब से ही हम उद्यान का चयन जो है वो करते हैं, तभी हम सक्सेसफुली उसमें हम बाग लगा सकते हैं और उसका मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो मिट्टी के स्थलाकृति का काफ़ी महत्व होता है। तो दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, दूसरी चीज़ें उचित जलवायु, सूटेबल क्लाइमेट, ठीक है। अब हम जहाँ पर नए बाग को लगा रहे हैं वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वहाँ का जलवायु कैसा है, ठंड जलवायु है या गर्म जलवायु है, ठीक है, या फिर समशीतोष्ण जलवायु है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वहाँ पर फलों का चयन करते हैं। ठंड जलवायु है, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट है, तो उस हिसाब से हम वहाँ पर बाग लगाते हैं। ऐसे पौधों का चयन करते हैं जो ठंडी में, कम तापमान में जो है वो सक्सेसफुली ग्रो करते हैं और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। तो ठंडी जलवायु के पौधों का हम, ठंडे फलों का हम चयन करते हैं ठंडी जलवायु में। गर्म जलवायु में सक्सेसफुली फ्रूटिंग देते हैं, फ्लावरिंग देते हैं, उन पौधों का हम चयन करते हैं। और ह्यूमिड रीजन में, ठीक है, समशीतोष्ण जलवायु जहाँ पर ठंड भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, तो उसमें हम दूसरे फलों का चयन जो है वो करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है वो फलों का चयन करते हैं वहाँ की जलवायु के अनुसार जहाँ पर हम बाग लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक पौधे को वृद्धि, विकास, फलत के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, एक अच्छे आर्द्रता की आवश्यकता होती है, एक निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होती है और अच्छे जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जिस प्रकार का पौधा होगा जलवायु के हिसाब से ही पौधे वृद्धि एवं विकास करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जलवायु, जहाँ पर हम बगीचे लगा रहे हैं वहाँ की जलवायु कैसी है उसी के अकॉर्डिंग हम बाग को लगाते हैं, उन्हीं फलों का हम चयन जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान दिया जाता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है। उसके बाद स्थान का चयन, लोकेशन ऑफ साइट, उसका स्थान कैसा है, जहाँ पर हम नए बाग को लगा रहे हैं वो स्थान कैसा है, वहाँ पर यातायात की प्रॉपर व्यवस्था है, गाड़ियाँ आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, रोड के किनारे है कि नहीं है, ठीक है, रोड वहाँ पर मतलब रोडें हैं कि नहीं है, रोड के साइड में होना चाहिए। जब हम बाग लगाते हैं तो प्रयास करना चाहिए अगर हमारी ज़मीन जो है वो रोड के किनारे है, ठीक है, जहाँ से प्रॉपर गाड़ियाँ आ जा सकें, जिससे हम आम जो भी हमारे फल हों उनको तोड़ करके हम जब मार्केट में ले जाते हैं तो प्रॉपर गाड़ियों की आने जाने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हम बाहर से बाग में खाद वगैरह देने के लिए गाड़ियाँ लाते हैं, कोई मटेरियल बाग में लाते हैं, ठीक है, तो वो आसानी से आ जा सके, जिससे क्या होगा कि बाग में सुविधापूर्वक जो है वो कोई सामग्री हो तो ले जाने में आसानी हो, साथ में बाग की मॉनिटरिंग करने में भी आसानी हो, ठीक है। तो रोडें, रास्ते रहेंगे तो हम आसानी से बाग में आ जा सकते हैं, ठीक है। बाग को लगाने के लिए जो पौधे हैं, खाद हैं, बीज हैं, दवा हैं, वो आसानी से बाग के अंदर आ जा सकें और बाग के अंदर जो फल हैं वो आसानी से हम मार्केट तक ले जा सकें। ये प्रॉपर व्यवस्था जो है होनी चाहिए। ये तभी संभव हो पाएगा जो उसकी अच्छी लोकेशन होगी, रोड के किनारे होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो
प्रॉपर उचित स्थान पे बाग को लगाना चाहिए, जहाँ पे हम आसानी से जो है फलों को ले जाने में हमारा लेबर चार्ज कम पड़े। ठीक है, हमको जब हमारी गाड़ियाँ एकदम बाग के अंदर आ जाएंगी तो वहाँ से लोडिंग हो जाएगी, ढो करके सामान बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा। अगर रोड नहीं होगी, दूर होगी, तो गाड़ियाँ आने में दिक्कत होगी, फिर लेबर लगा करके हमको वो फलों को वहाँ पर लोडिंग करानी होगी, तो लेबर कास्ट हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कई सारी समस्याएं आती हैं, तो इसलिए जो है वो ऐसे स्थान पे चयन करना चाहिए जो रोड के किनारे हो। ठीक है, या फिर जहाँ पर रोडवे बनाई जा सके, जहाँ से मेन रोड की कनेक्टिविटी हो, जैसे जो है वो जो मेन रास्ता है उससे कनेक्टिविटी होना चाहिए, जिससे हम जो है यातायात की व्यवस्था अच्छी हो और हम बाग में हमारा जो है वो सामग्री ले आने जाने में आसानी हो। ठीक है, तो इस प्रकार के स्थान का जो है वो चयन करना चाहिए। और अगला पॉइंट क्या है कि प्रशिक्षित श्रमिकों और इनपुट की उपलब्धता होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड लेबर्स एंड इनपुट। ठीक है, तो दूसरी चीज़ें क्या होना चाहिए कि प्रशिक्षित श्रमिक होने चाहिए, जो लेबर हों वो बिल्कुल ट्रेंड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई सारे कामों के लिए हमको थोड़ा सा कौशलात्मक ढंग से पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे बाग को लगाने के लिए, ठीक है, बाग को इस्टेब्लिशमेंट करते समय बाग को लगाने में, ठीक है, फलों की तोड़ाई करने के लिए, ठीक है, फलों के रखरखाव के लिए, उनकी पैकेजिंग के लिए, उनकी लोडिंग के लिए, ठीक है, और जो है ग्राफ्टिंग वगैरह काम करने की तैयार करने के लिए कई सारे कार्य होते हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। तो वैसे ट्रेन लेबर की आवश्यकता होती है दवा छिड़कने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लेबर हैं, ट्रेंड हैं, ठीक है, वो उन्होंने काम किया है, कहीं अनुभवी हैं, तो आसानी से दवा को छिड़क लेंगे, अच्छे से फल को तोड़ाई कर लेंगे, अच्छी तरह से बाग को लगाएंगे, सिंचाई करने में ट्रेंड होगा, गोड़ाई निराई करने में, जैसे कुछ मशीनें हैं उनको चलाने में आसानी होगी, जैसे औजार ट्रैक्टर हो गया और टिलर्स हो गए, पावर टिलर्स हो गए, उनको ऑपरेट करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल लेबर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे स्थान पे बाग लगाना चाहिए जहाँ पर श्रमिकों की उपलब्धता हो। ठीक है, क्योंकि बाग में कई सारे काम जो है वो श्रमिक के माध्यम से, श्रमिकों से ही किया जाता है। जैसे बाग की तकवारी करना, बाग को लगाना, बाग में सिंचाई देना, खाद देना, ठीक है, फलों को तोड़ना, ठीक है, फलों को तोड़ना, दवा छिड़कना, बहुत सारे काम होते हैं जो वर्ष भर बाग में होते रहते हैं। कटाई छटाई चलना, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करना, तो कई सारे कामों में लेबर की, श्रमिक की आवश्यकता होती है। तो बाग ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ पर श्रमिक आसानी से मिल जाएं। ठीक है, मोस्टली अगर ट्रेंड लेबर हो तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, जिससे सारे काम अच्छे से हो सके और हम अच्छा प्रबंधन करके बाग में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो प्राप्त कर सकें। इसलिए जो है वो प्रशिक्षित श्रमिकों को जो है वो उपलब्धता होनी चाहिए वहाँ पर। और अगला पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है जल स्रोत, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, वाटर सोर्स, वाटर रिसोर्स कब से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बाग के लगाने के पहले। ठीक है, क्योंकि पानी से ही सब कुछ है, जल बिन सब सून। ठीक है, तो पानी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है बाग को लगाने के लिए, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता बाग में पड़ती है। किसी फल उद्यान में ज़्यादा पड़ती है, किसी में कम पड़ती है। गर्मी के दिनों में सिंचाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, हर दूसरे तीसरे दिन के अंतराल पे पानी देना पड़ता है। ठंडी के दिनों में थोड़ा सा कम देना पड़ता है और बरसात में बिल्कुल ही नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो पानी की उपलब्धता प्रॉपर जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ में, जैसे आप मान लीजिए केले की खेती कर रहे हैं तो केले में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आम वगैरह में थोड़ा कम होती है, अनार में कम होती है। तो इस प्रकार से जो है वो पानी की उपलब्धता होनी ही चाहिए, जहाँ पर हम अच्छे से बोरिंग हमारा सक्सेस हो, ट्यूबवेल वगैरह की ऑपरेटिंग हो। ठीक है, नलकूप अच्छे से होना चाहिए प्रॉपर, या फिर कोई मान लीजिए डैम है, ठीक है, हम तालाबों को भी बना करके बरसात का पानी उसमें इकट्ठा करके हम बाग में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई नदियाँ हो तो वहाँ पर हम पावर सेट करके हम जो है वो कर सकते हैं। तो प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बाग में हम जो है वो आवश्यकता अनुसार पानी जो है वो दे सकें। ठीक है, क्योंकि फलों की वृद्धि एवं विकास के लिए जल की काफ़ी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर उनको सही समय पे पानी नहीं मिला तो लॉस हो जाता है। ठीक है, काफ़ी हानि हो जाती है फार्मर्स को। तो इसलिए पानी सही से होना चाहिए, पानी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, उस पानी के सिंचाई के साधन जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सिंचाई की जो है वो सुविधा होनी चाहिए। अगला क्या है कि परिवहन सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो ये अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे,
ट्रांसपोर्टेशन जो परिवहन की सुविधा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा बाग प्रयास करना चाहिए कि जो मुख्य मार्ग है, मुख्य रोड्स हैं, उनसे कनेक्ट होना चाहिए, जिससे क्या है कि फलों को ले जाने में आसानी हो। फलों की तोड़ाई करने के पास उसको हम बिक्री करने के लिए जब हम मार्केट में ले जाते हैं तो वहाँ पर आसानी हो। ठीक है, गाड़ियाँ प्रॉपर जो है वो हमारी बाग तक आ जाएं, तो रोड के किनारे होना चाहिए, ये विशेष ध्यान देना चाहिए। और जिससे हमको माल को ढुलाई करने में, या फिर कई सारी सामग्री हैं जैसे खाद वगैरह है, बाग में ले आना है, बीज लाना है, दवा लाना है, तो इसमें भी आसानी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी, यातायात की सुविधा होगी, रोड अच्छी होगी, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। इससे हमारा लेबर कास्ट भी काफ़ी बचेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं। तो प्रॉपर रोड फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन साधन जो है वो वहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद बाजार सर्वेक्षण, मार्केट सर्वे। एक चीज़ और होनी चाहिए, ठीक है, कि जिस भी फल को हम उगा रहे हैं वहाँ पर वो अच्छे से बिक्री हो जाएगा कि नहीं है, ये भी हमको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई सारे फलों की खेती हम करते हैं, फलों को उगाने के पश्चात या कोई प्रोडक्ट उगाने के पश्चात उसको बिक्री करना आसान हो, उसको बिक्री से ही कुछ है। क्योंकि विपणन सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रोड्यूस, किसी भी एग्रीकल्चर में। अगर हम बहुत अच्छी चीज़ें पैदा कर ले रहे हैं, सही उसको बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें मुनाफा नहीं होगा और हमें खेती के व्यवसाय में हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो खेती में, व्यवसाय में सक्सेसफुली अच्छा कमाई के लिए, ठीक है, अच्छी आय के लिए प्रॉपर मार्केट सर्वे होना आवश्यक होता है। ठीक है, हम जिस भी फलों की खेती करने जा रहे हैं, जो फलोद्यान लगाने जा रहे हैं, आसपास जो है देखना चाहिए कि उसको हम बिक्री कहाँ करेंगे। आसपास की मार्केट का सर्वे करना चाहिए कि यहाँ किस फल की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, किस फल की खपत ज़्यादा है जो आसानी से बिक्री हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हमको वहाँ पर उगाना चाहिए। तो सबसे पहले हमको मार्केट का सर्वे कर लेना चाहिए, वहाँ पर जिस चीज़ को ज़्यादा आवश्यकता है, जिस चीज़ को पब्लिक ज़्यादा डिमांड करती है, जो आसानी से बिक्री हो जाए, उस फलों की खेती जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो या फिर हम जो है मान लीजिए हम लोकल मार्केट में ना बेच के हम दूसरी मार्केट में, अन्य राज्यों में ले जाना चाहें, तो ये भी हम देखना चाहिए कहाँ पर हम ले जाके अपने फलों की बिक्री कर सकते हैं। उसका हमको क्लियरिटी, हमारा जो मार्केट चैनल्स हैं उसका क्लियर हमको पता लगाना चाहिए। और वो मार्केट चैनल्स जो है वो उत्पादन के पहले ही हमको विपणन का व्यवस्था हमको कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम अच्छे से जो है वो इस बिज़नेस में फ़ायदा कमा सकते हैं। तो बाजार सर्वेक्षण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये सारी पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमको बाग को लगाना चाहिए। अब इसके बाद जो है कुछ प्रिलिमिनरी वर्क होते हैं। बाग लगाने के पहले कुछ प्रारंभिक कार्य होते हैं जिसको हम प्रिलिमिनरी वर्क के नाम से जानते हैं। तो बाग लगाने के पहले बहुत सारे प्राइमरी वर्क होते हैं जहाँ पर हम बाग को लगा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर उसकी साफ़ सफाई, क्लीनिंग करना। तो जैसे मान लीजिए कि कई सारी वनस्पतियाँ हैं, कई सारे जो है वो है, तो उसको हमको उखाड़ देना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई प्रॉपर करना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि अगर वो जो ज़मीन की आकृति कैसी है, उसको बिल्ड लेवल होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़मीन एकदम मैदान हो, समतल होगी, तो उसको सिंचाई करने में आसानी होगी, बागों के प्रबंधन करने में आसानी होगी, मशीनों के आवागमन में आसानी होगी। तो हमें प्रॉपर जो है वो उसको वेल लेबल्ड कर देना चाहिए, अच्छे से जो है वो समतलीकरण अच्छे से कर देना चाहिए। ये तमाम कार्य होते हैं। ठीक है, तो बाग लगाने के पहले बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे तमाम प्रकार के जो है वो खरपतवारों को निकालना। ठीक है, मोटे जो छोटे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उनको उखाड़ करके फेंकना, ज़मीन को लेवल करना, समतलीकरण, मेड़बंदी करना। तो ये सारे होते हैं, ये प्राथमिक कार्य के अंतर्गत जो है वो आते हैं, जो बाग लगाने के अंतर्गत जो है वो किए जाते हैं। जैसे मौजूदा वनस्पतियों को हटाना, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्टम्प्स को उखाड़ना, लेआउट से पहले भूमि की उचित सफाई करना। ठीक है, तो लेआउट के पहले ही हमको भूमि की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करनी चाहिए। जो अनावश्यक खरपतवार हैं वो बिल्कुल निकाल देना चाहिए, ये भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और अछूती भूमि के लिए गहरी खेती और लेज़र लेवलिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए अछूती भूमि है, वहाँ पर सही से पहुँच नहीं है, तो उसके लिए हमको अच्छे से लेवल करना चाहिए। ठीक है, हमको जो है वो लेज़र लैंड लेवलर से
लेज़र लैंड लेवलर से अच्छे से ज़मीन को समतलीकरण कर देना चाहिए, क्योंकि समतलीकरण रहेगा तो प्रॉपर पानी देने में, सिंचाई करने में आसानी होगी, मशीनों के संचालन में आसानी होगी, और प्रॉपर जो है वो पेड़ पौधे एक निश्चित दूरी पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो वाक के प्रबंधन में हमें आसानी होगी, इसलिए लेज़र लैंड लेवलर से ज़मीन को बिल्कुल लेवल कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद सिंचाई प्रणाली, अस्थाई जल चैनल और रास्ते तैयार किए जाने चाहिए। ठीक है, तो सिंचाई प्रणाली, ठीक है, बाग में कैसे सिंचाई करना है, जो नए फलोद्यान को लगाएंगे सिंचाई करने की जो इरिगेशन सिस्टम है उसको ध्यान देना चाहिए, किस इरिगेशन से हमको सिंचाई करनी है। अस्थाई जल चैनल की व्यवस्था करना चाहिए। वाटर चैनल्स, जो पानी की नालियाँ हैं जिससे पानी पूरे बाग में दौड़ेगा, उसकी प्रॉपर जो है वो व्यवस्था करनी चाहिए। और रास्ते तैयार किए जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाग के अंदर जो है वो दवा छिड़कने के लिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए, फलों को तोड़ करके ले जाने के लिए प्रॉपर रास्ते होने चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से रास्ते को बना देना चाहिए जिससे पूरे बाग में आसानी हो। ठीक है, आने जाने के लिए बाग में आसानी हो, फलों को तोड़ करके लाने में आसानी हो, इसलिए बीच बीच में बाग में रास्ता बनाना जो है वो काफ़ी आवश्यक होता है। इसके बाद फिर हरी खाद वाली फसलें जैसे सनेहम, ढैचा, क्लस्टर बीन, लोबिया, खेसारी, बरसीम, हरा चना, ये भी जो है वो उगाना चाहिए। ठीक है, तो हरी खाद जैसे कि कई सारी ग्रीन मैनोरिंग करना चाहिए। ठीक है, ग्रीन मैनोरिंग से क्या होगा, उसको जो है वो उसके जो ऑर्गेनिक जो उसकी आवश्यकता है वो पूर्ण होगी, पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो जो खाली ज़मीन है उसको ये सब चीज़ें कर करके बराबर करके उसमें हरी खाद की बुआई कर देनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका ढैचा हो गया, सनई हो गया, ठीक है, या फिर आपका ग्रीन पी हो गया, या क्लस्टर बीन हो गया, ठीक है, लोबिया हो गया, बरसीम हो गया, इन सब हरी खाद को जो है वो बुआई कर देना चाहिए। और उसी में जो है वो जब वो हरी खाद तैयार हो जाए, 50 से 60 दिन की हो जाए, फिर उसी में उसको काट करके बिल्कुल सड़ा देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि उसमें जो है वो हरी खाद यानी जैविक खाद की पूर्ति हो खेत में, और खेत में पोषक तत्वों की पूर्ति हो, जिससे बाग को पोषक तत्व मिल सके, पौधों को पोषण जो है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, सॉइल इम्प्रूवमेंट अगला पॉइंट है, मिट्टी सुधार। ठीक है, मिट्टी सुधार के लिए जो है वो कई सारी चीज़ें की जाती हैं। मिट्टी सुधार के लिए जो है वो मिट्टी में प्रॉपर मिट्टी की जांच कराना चाहिए। ठीक है, कि मिट्टी की जांच कर इसलिए कराना चाहिए कि बाग को लगाने से पहले मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा ये ध्यान देना चाहिए, मिट्टी में किस तत्व की अधिकता है, किस तत्व की कमी है, इसकी प्रॉपर जानकारी के लिए हमको मिट्टी का परीक्षण अच्छे से करा लेना चाहिए। ठीक है, और उसी के अनुसार मिट्टी में जो है वो पोषक तत्वों को देना चाहिए। तो मृदा परीक्षण जो है वो काफ़ी आवश्यक होता है बागों को लगाने से पहले। अब जैसे कि मैग्नीशियम की कमी है मिट्टी में, यदि मैग्नीशियम की कमी है तो मिट्टी के पीएच को सुधारने के लिए डोलोमाइट का उपयोग किसका उपयोग किया जाता है, डोलोमाइट का उपयोग किया जाना चाहिए। और यदि मिट्टी में बहुत से अम्लीय है, ठीक है, मिट्टी का परीक्षण इसलिए आवश्यक होता है कि हम मिट्टी की दशा को पहचान लें। अगर मिट्टी की सही दशा को हम पहचान लेते हैं तो हमारे पेड़ पौधों के लिए वो सही होगा। ठीक है, मिट्टी का परीक्षण कराने से हमको ये पता चलता है कि मिट्टी में किस तत्व की अधिकता है, किस तत्व की कमी है, मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम प्रॉपर जो है वो बाग को पोषण अच्छे से दे पाएंगे, और जो चीज़ की कमी है उसको हम दे सकते हैं, सुधार सकते हैं, जिससे पौधों की अच्छी ग्रोथ और विकास हो सके। ठीक है, तो इसलिए हमको मिट्टी का परीक्षण पहले जो है वो करा लेना चाहिए। ठीक है, अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसको सुधारना चाहिए, क्षारीय है तो उसको सुधारना चाहिए, जिससे पौधों को पर कोई प्रभाव उसका ना पड़े। ठीक है, तो मिट्टी या बहुत अम्लीय है तो भारी मात्रा में चूना डालना चाहिए। ठीक है, तभी हम जब जांच कराएंगे तभी तो हम जब मिट्टी की जांच कराएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि मिट्टी अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय है तो हमको चूना डालना चाहिए सकता है। ठीक है,
अनुवंशित मात्रा में 2/3 चूने का रोपण करना चाहिए। चूने का प्रयोग हमको अम्लीय मृदा में जो है वो करना चाहिए और इस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, रोपण से कम 9 से 12 महीने पहले किया जाना चाहिए, यानी कि लगभग 9 से 12 महीने पहले ही हमको रोपाई से ये चूने का प्रयोग अम्लीय मृदा को सुधारना चाहिए। ये नहीं कि हम बाग लगाने के जस्ट पहले करें, ये सारी चीज़ें लगभग 1 वर्ष पहले ही हमको स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों का हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर इसके अलावा यदि हल्के चूने के प्रयोग से 2 से 4 टन प्रति हेक्टेयर हो सकता है, तो रोपण से कम 3 महीने पहले ही मिट्टी चूना डाल सकती है। ठीक है, अगर मिट्टी में चूने की काफ़ी, अगर मृदा में चूने की जो है वो काफ़ी कमी है तो हमको 1 साल पहले ही प्रयोग करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कम है तो फिर हम 2-3 महीने पहले भी उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो मिट्टी में हम चूने की मात्रा को डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ज़्यादा कमी है तो 1 वर्ष पहले ही हमको उसमें चूने का प्रयोग करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कम है तो 2-3 महीने पहले ही हम चूने का उपयोग करके मिट्टी को सुधार लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमको तभी पता चलेंगी जब हम मिट्टी का परीक्षण अच्छे से सॉइल टेस्टिंग कराए रहेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है, बाग का लेआउट। बाग का लेआउट क्या है, लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड प्लांटिंग सिस्टम। तो लेआउट का काफ़ी महत्व होता है। अब बाग को लगाने से पहले बाग का लेआउट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेआउट से ही हमको कई सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे अलग अलग फलोद्यान का लेआउट अलग अलग होना चाहिए। एक निश्चित पौधों को एक निश्चित दूरी पर लगाया जाता है, निश्चित क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, कि बागों को जो भी मैनेजमेंट है, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, बाग की कटाई छटाई करना, बाग में सिंचाई करना, बाग में खाद देना, दवा छिड़कना, ठीक है, फलों की तोड़ाई करना, इन सब के लिए हमें सुविधाजनक हो और बाग को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे, प्रॉपर मात्रा में लाइट मिलता रहे, प्रकाश मिलता रहे। ठीक है, पौधों की आपस में टकराएं नहीं, पौधों की वृद्धि अच्छे से होती रहे। तो इन सभी के लिए हमें लेआउट की आवश्यकता होती है। अगर बाग को लगाना, बाग का लेआउट अच्छा होगा तो हम बाग के पौधों की, जो हमारी फल वाले पौधे हैं, उनकी वृद्धि एवं विकास अच्छी होगी, जिससे हम अच्छा मुनाफा, उनकी फलत अच्छी होगी और हम उससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। तो लेआउट का काफ़ी महत्व होता है। लेआउट के माध्यम से हम एक निश्चित दूरी में पौधों को लगाते हैं, निश्चित क्रम में लगाते हैं, निश्चित दूरी पर लगाते हैं। ठीक है, और जिससे हम जो है वो एक जगह का जो भी हमारे पास लैंड है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उपयोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो लेआउट का काफ़ी महत्व होता है हमारे बाग को लगाने में। इसके बाद से क्या होता है, फेंसिंग। ठीक है, अगला है कि फेंसिंग, बाड़ लगाना। ठीक है, बाड़ क्यों लगाते हैं, क्योंकि बाग को हम फलोद्यान को जो है वो जानवरों के प्रभाव से, फल वाले पौधों को जानवरों से बचाने के लिए, ठीक है, फलों को जो है वो फलों को नुकसान से बचाने के लिए, फल हो जाते हैं तो कई प्रकार के जो है वो जैसे जानवर खा जाते हैं, मनुष्य आदमी जो है चोरी कर ले जाते हैं। ठीक है, अनावश्यक जो है वो जीव जंतु बाग के अंदर घुस आते हैं, जिससे फलों को नुकसान होता है, पौधों को नुकसान होता है। तो बाग को नुकसान से बचाने के लिए हम उसमें फेंसिंग करते हैं। ठीक है, फेंसिंग जो है वो एक प्रकार का बाड़ है जो हमारा कृत्रिम रूप से, जैसे हम स्टील वायर का हो गया, लोहे के वायर हो गया, स्टील वायर हो गया, उससे हम कृत्रिम रूप से चारों तरफ से बाग को जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, तो फेंसिंग से क्या होता है, बाग को प्रोटेक्शन प्रदान होता है जंगली जानवर से, चोरों से। ठीक है, तो बाग की रक्षा करने के लिए हम फेंसिंग जो है वो हमारे लिए आवश्यक होती है। फेंसिंग कई प्रकार की होती है, जो भी हमें सूटेबल हो, जो भी हमें जो है वो एक प्रकार से जो हमारे लिए एक बजट में हो। ठीक है, क्योंकि हमको बजट भी ध्यान देना है, तो जो हमारे बजट के अकॉर्डिंग हो, जो सूटेबल हो, उस फेंसिंग का हमको प्रयोग जो है वो करना चाहिए। ठीक है, किसान अपनी आय के हिसाब से जो है वो फेंसिंग का उपयोग जो है वो करता है। ठीक है, और जो हमें जो है वो अच्छे से प्रोटेक्शन प्रदान कर सके। ठीक है, इस प्रकार से जो आजकल तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी आ गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी का उपयोग किया जाता है, जो जानवर को करंट मारता है और करंट मार के जानवर को दूर फेंक देता है। तो वो भी जो है वो जैसे जो बजट हो उस हिसाब से जो है वो फेंसिंग का उपयोग जो है वो
किया जाता है। फेंसिंग जो है वो पौधों को एक प्रकार से प्रोटेक्शन देने का काम जो है वो करता है। बाग के पेड़ों को, ठीक है, बाग के पेड़ों को जंगली और आवारा जानवरों के लगातार आने से बचाने के लिए और फलों और बाग के अन्य सामानों की चोरी को रोकने के लिए किसी तरह की बाड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। इसे इस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बाग को चोरी से, आम फलों को चोरी से बचाने के लिए, फल वाले पौधों को बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बाग की रक्षा करने के लिए फेंसिंग बहुत ही आवश्यक जो है वो होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो फेंसिंग की जाती है। अपने बजट के अनुसार किसान फेंसिंग को अपना सकता है। तो फेंसिंग बहुत ही आवश्यक होती है बाग के लगाने के लिए। इसके बाद एक लाइव हेज। ठीक है, लाइव हेज क्या होता है? लाइव हेज जो है एक प्रकार का, लाइव हेज जो है पौधों का क्रम होता है, ठीक है। लाइव हेज मतलब जीवित पौधों का क्रम, ठीक है। जीवित पौधों को बाग के किनारे किनारे चारों तरफ लगा दिया जाता है। कुछ कटीले वृक्ष होते हैं, ठीक है, कुछ फल वाले वृक्ष होते हैं, कुछ झाड़ीदार वृक्ष होते हैं जो बाग के साइड में लगा दिए जाते हैं और एक प्रकार से वो फेंसिंग का काम करते हैं। लाइव हेज के नाम से उसको हेज के नाम से जानते हैं। और वो क्या करते हैं, अपने कटीले पेड़ पौधे, अपने कटीले पत्तियों से, कटीले कांटों की वजह से कई प्रकार के मनुष्यों को, जंगली जानवरों को, चोरों को अंदर आने से रोकते हैं। बाग के अंदर जंगली जानवरों को प्रवेश को रोकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? लाइव हेज कहते हैं। लाइव हेज जो है वो एक प्रकार की कटीली झाड़ियाँ, वनस्पतिक झाड़ियाँ, ठीक है, या फिर बड़े पेड़ पौधे जिनकी वनस्पतिक ग्रोथ ज़्यादा होती है, कटीली झाड़ियाँ होती हैं जो कई प्रकार के जंगली जानवरों के आने से बाग में रोकती हैं, मनुष्यों को रोकती हैं, चोरों को रोकती हैं, जिससे बाग की हम रक्षा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं तो कई प्रकार की ऐसे फेंस होते हैं जिससे हमको लाभ भी होता है, ठीक है। वो फल वाले पौधे होते हैं और कांटे होते हैं उसमें, तो फल भी देते हैं और फेंसिंग का भी काम जो है वो करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पौधों को हम लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम बाग को प्रोटेक्शन जो है वो दे सकते हैं। तो फेंसिंग के अंतर्गत कई सारे प्लांट्स आते हैं जैसे कैरिसा, कैरेंडर, कैसुरीना, इक्यूटफोलिया, डुरंटा फ्लोरी, ठीक है, शनिवानिया। और आपका जैसे आप देखते हैं कि जैसे आपका कई सारे प्लांट हैं, जैसे एजीपिया हो गया, एकेशिया हो गया, ठीक है, करौंदा हो गया। तो कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो फेंसिंग काम करते हैं और किनारे किनारे उनको लगा दिया जाता है और बाग को प्रोटेक्शन जो है वो प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये लाइव हेज के नाम से इसको जो है वो जानते हैं। तो लाइव हेज स्थापित करने के लिए बारिश के मौसम की शुरुआत में बाढ़ के साथ मिट्टी को 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा खोदा जाता है और बीज बोने या बाग की सीमा के साथ कटिंग लगाने के बाद पौधों को बढ़ने दिया जाता है। तो लाइव हेज जनरली जो है वो बरसात के मौसम में ही लगा दिया जाता है, ठीक है। बरसात के मौसम में लाइव जो हेज होती है, जो प्लांट होते हैं वो अच्छे से तैयार हो जाते हैं, उनको प्रॉपर कोई अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जो है बरसात के दिनों में उनको किनारे किनारे लगा दिया जाता है और फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी होती रहती है। तो इस लाइव हेज के माध्यम से हम बाग का प्रोटेक्शन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं बाग को, नए बाग को लगाने से पहले ये तमाम चीज़ें होती हैं जिनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अभी ये एक पार्ट और है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा पार्ट इसका जो है वो पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल अच्छी नई ऊर्जा के साथ हमारे साथ लगे रहें और अपना टॉपिक पढ़ते रहें।